और भाई, हो गया झाड़ू पोछा बर्तन। चलो, अब ये वीडियो देखो। अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। इस चैप्टर का नया नाम है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। हमने कोल्ड वॉर एरा चैप्टर में पढ़ा था कि दो सुपर पावर्स थी, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। लेकिन 1990s में यूएसएसआर खत्म होने लग गई थी। तो वैसे ही कुछ और पावर्स भी इमर्ज हुई, जैसे यूरोपियन यूनियन, एशियान, चाइना। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूरोप की कंट्रीज़ की इकोनॉमी बहुत ख़राब थी, जिसको रिवाइव करने के लिए अमेरिका ने एक मैसिव फाइनेंशियल हेल्प दी थी यूरोपियन कंट्रीज़ को, जिसको उसने नाम रखा था मार्शल प्लान। इस मार्शल प्लान के अंदर 1948 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली काम यही था कि जो फाइनेंशियल हेल्प अमेरिका ने दी थी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना यूरोप की वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ ही क्यों यूरोप की? क्योंकि यार वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ ही पार्टिसिपेट कर रही थी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहाँ पे ये वेस्टर्न कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेट करने लगी ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज़ को लेकर। टाइम के साथ साथ कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी, जैसे 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप, 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। जैसे ही 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, वैसे ही कुछ टाइम के बाद यूरोपियन यूनियन भी इस्टेब्लिश हो गया फाइनली 1992 में। अब यार, जब हम अपना घर बनाते हैं तो उसको अच्छा बनाने के लिए हम उस पर बढ़िया सी पेंट करते हैं, उसके अंदर बढ़िया सा फर्नीचर इंस्टॉल करते हैं, बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन की टाइल्स लगाते हैं। तो ऐसे ही यूरोपियन यूनियन ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अपनी करेंसी भी डेवलप करी और अपना एंथम भी बनाया। तो ये सब करने के बाद यूरोपियन यूनियन ने खुद की एक प्रोफाइल तो बना ली थी, अब बात थी बस उसकी एक प्रोफाइल फ़ोटो को सिलेक्ट करने की। तो इसीलिए उसने अपना खुद का फ्लैग भी डिज़ाइन किया। ये फ्लैग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ लेना। फ्लैग है एक ब्लू स्लेट पे 12 स्टार्स सर्कुलर शेप में बने हुए हैं। तो ये जो सर्कल ऑफ स्टार्स है ये रिप्रेजेंट करता है यूरोप के लोगों के बीच में हार्मोनी और सोलिडेरिटी को। और जो ये 12 स्टार्स हैं, तो 12 नंबर ट्रेडिशनली एक सिंबल है परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी का। अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की। यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमी है वो सेकंड लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में। इसकी जीडीपी है 17 ट्रिलियन डॉलर्स। ये जो 17 ट्रिलियन डॉलर्स वाला डाटा बता रहा हूँ ये 2016 का है। तो अगर तुम्हें पेपर में लिखना है ये डाटा तो 2016 ज़रूर लिखना साथ में। यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है यूरो, वो धीरे धीरे खतरा बनती जा रही है यूएस डॉलर के डोमिनेंस के लिए। यूरोपियन यूनियन का शेयर वर्ल्ड ट्रेड के अंदर यार सही में ना बहुत ज़्यादा है, हकीकत में ही बहुत ज़्यादा है, यूएसए से भी बहुत ज़्यादा है। ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो भाई इसके काम भी ना उसी लेवल के हैं। ये एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह बिहेव करती है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना इंटरनेशनल लेवल पे, वैसे ये उसी की तरह बिहेव करती है। अब बात करते हैं इसके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की। इसका मेंबर स्टेट फ्रांस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर है। यूरोपियन यूनियन के कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। अब यार देखो, बुक में ब्रिटेन के बारे में भी लिखा हुआ है, लेकिन सीबीएसई ना अपनी सोसाइटी की तरह जो बिल्कुल अपडेट ही नहीं होना चाहती, इसलिए इसने भी अपडेट नहीं किया हुआ। मैं बताता हूँ, ब्रिटेन 31 दिसंबर 2020 को यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया था। अब ये इसका मेंबर नहीं है। तो अब इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ना यूएसए की कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर यूरोपियन यूनियन का भी इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जांपल, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूएसए का कहना था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है, जबकि ईरान और बाकी दुनिया का कहना था कि ये सिर्फ सिविल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है। अब बात करते हैं मिलिट्री इन्फ्लुएंस की। यूरोपियन यूनियन की जो आर्म फोर्सेज है वो सेकंड लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में। इसकी डिफेंस के ऊपर टोटल स्पेंडिंग भी सेकंड लार्जेस्ट है दुनिया में। ये वर्ल्ड में सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए। अब भाई इसमें एक पॉइंट और भी लिखा हुआ है कि इसके मेंबर स्टेट ब्रिटेन और फ्रांस के पास 550 न्यूक्लियर वेयर हाउसेज है। लेकिन इस पॉइंट की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। देखो, यूरोपियन यूनियन जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो ज़रूरी नहीं है कि इसके हर डिसीजंस पे इसका हर मेंबर एग्री करे। तो इसमें कुछ डिस्प्यूट्स भी होते हैं इसके डिसीजंस को लेके। तो अब उन्हीं डिस्प्यूट्स की हम बात करते हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर वो यूएसए को सपोर्ट कर रहे थे इराक इन्वेजन के टाइम पे,
वहीं जर्मनी और फ्रांस इस चीज़ का अपोज कर रहे थे। ब्रिटेन के पहले के प्राइम मिनिस्टर थे मार्गरेट टैचर, जिन्होंने ब्रिटेन को यूरोपियन मार्केट से बाहर रखा था। यूरोपियन यूनियन अपनी करेंसी यूरो को एक कॉमन करेंसी बनाना चाहता था सभी मेंबर स्टेट्स के लिए, लेकिन इस चीज़ का अपोज कुछ कंट्रीज कर रही थी, जैसे स्वीडन और डेनमार्क। तो इन्हीं सब डिस्प्यूट्स की वजह से ना यूरोपियन यूनियन की जो एबिलिटी थी फॉरेन रिलेशनशिप्स और डिफेंस को लेकर, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से लिमिट हो रही थी, उस पर रिस्ट्रिक्शन लग रहा था, वो कमज़ोर होती जा रही थी। एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसको इस्टेब्लिश किया था 5 कंट्रीज़ में बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन करके 1967 में। ये 5 कंट्रीज़ थी सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस। कुछ टाइम बाद 5 और कंट्रीज इसमें ऐड हो गई थी, तो इसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं अब 10। एशियान के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना। इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है कि रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करना। तो जैसे यूरोपियन यूनियन ने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो बनाई थी, वैसे ही एशियान ने भी अपनी प्रोफाइल फ़ोटो बनाई, अपना खुद का फ्लैग डिज़ाइन किया। इस फ्लैग में 10 चावल के दानों की एक शेप है, जो रिप्रेजेंट करती है 10 एशियन कंट्रीज़ की रिलेशनशिप को, फ्रेंडशिप, बॉन्ड और सॉलिडेरिटी को। ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है यूनिटी को 10 एशियन कंट्रीज़ की। 2003 में एशियन कम्युनिटी इस्टेब्लिश हुई, जिसके 3 पिलर्स थे: एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, एशियन सोशो कल्चरल कम्युनिटी। बुक में एशियन सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कम्युनिटी को ही एक्सप्लेन किया हुआ है, सोशल कल्चरल कम्युनिटी को नहीं एक्सप्लेन किया हुआ। तो बात करते हैं एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी की। इसको बनाने का एक ही रीज़न था, जो रीजनल डिस्प्यूट्स हैं आपस में मेंबर स्टेट्स के बीच में, वो वॉर का रूप ना ले ले। इसी के अंडर 1994 में एशियन रीजनल फर्म बना। ये एशियन कंट्रीज़ की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट करती थी। एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की बात करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव था कि एक कॉमन मार्केट और एक प्रोडक्शन बेस बनाया जाए एशियन स्टेट्स के बीच में, ताकि यहाँ की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। एशियन ने एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी बनाया इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए। अब कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ते हैं एशियन के बारे में। एशियन हमेशा फोकस करता था फ्री ट्रेड एरियाज को डेवलप करने के लिए, इन्वेस्टमेंट, लेबर और सर्विसेज के लिए। एशियन एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है उन इकोनॉमीज के लिए जो अभी फिलहाल डेवलप कर रही हैं, जैसे इंडिया और चाइना। एशियन एक अकेला ऐसा रीजनल एसोसिएशन है जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अपने मेंबर्स के लिए, जहाँ पे ये लोग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इश्यूज को डिस्कस कर सके। एशियन का जो फ्री ट्रेड एरिया है उसमें इंडिया कनेक्ट हुआ था 2010 में। ये पॉइंट याद रखना बस।